हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कंप्लीट जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण हमने इस प्लेलिस्ट में हमने ऐड किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। और आज हमारा इस वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रांजैक्शन टेक्स्ट। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ट्रांजैक्शन टेक्स्ट होता क्या है और इसकी क्या विशेषताएं होती है। और इसके साथ साथ हम रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट के संदर्भ में बात करेंगे कि रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट होता क्या है और इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज का हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित आपको यूट्यूब पे इसका विश्लेषण बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि इसका विश्लेषण नहीं किया गया इस तरह से यूट्यूब पे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो बीएड का पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख लें। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम मिल पाएगा। जो नोट्स होंगे वो नोट्स बेहतर तरीके से बनाए गए हैं। वो नोट्स आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते तो इस तरह का होम पेज दिखेगा आपको। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही बीएड नाम के ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। ये संपूर्ण जो बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो नोट्स होंगे ये नोट्स टाइप फॉर्मेट में हमने पब्लिश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में और ज़्यादा उत्साह मिलता है। तो बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहले हम इसके अंतर्गत ये जानेंगे कि ट्रांजैक्शन टेक्स्ट होता क्या है। उसके बाद जानेंगे कि ट्रांजैक्शन टेक्स्ट की विशेषताएं क्या है। ट्रांजैक्शन टेक्स्ट यानी कि लेन देन संबंधी पाठ, जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है लेन देन संबंधी पाठ। इसमें लेन देन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेक्स्ट की बात हो रही है। किस तरह से इसमें लेन देन होगा, किसका होगा? टेक्स्ट का होगा, इंफॉर्मेशन का होगा, विचारों का होगा। वो किस तरह से होगा वो इसमें बताया गया है। किस तरह से ये जो लेन देन संबंधी पाठ है, जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, इसमें लेन देन के संदर्भ में बात होती है। जो ये लेन देन संबंधी पाठ है ये गैर काल्पनिक होता है। इसमें कल्पनाएं नहीं होती है क्योंकि इसमें लेन देन की बात की जाती है। और जो इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि किस तरह से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के साथ जो संवाद है वो संवाद किया जाए, संवाद स्थापित किया जाए। इसका एक ये उद्देश्य होता है। किसी विशिष्ट कोई एक पर्पस के लिए जो संवाद किया जाता है उस संवाद को स्थापित किया जाता है। वो क्या था? टेक्स्ट के माध्यम से। किस तरह से जो जानकारी है, जो विचार है, उन विचारों को किस तरह से एक दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचाया जाता है इसके माध्यम से। और जो ये टेक्स्ट है किस तरह से जो लेन देन संबंधी जो ये पाठ है, ये पाठ व्यक्ति जो अपनी जानकारी होती है, कोई जानकारी हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है और कोई डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो किस तरह से दूसरे व्यक्ति तक को पहुंचाता है। उन विचारों को किस तरह से वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। और इसमें किस तरह से जो एक व्यक्ति है वो किसी जानकारी को
जिसके पास वो जानकारी होती है, उस जानकारी को दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचाता है। वो अलग अलग माध्यमों के माध्यम से पहुंचाई जाती है, जिससे कि इसमें डेटा हो सकता है पर्याप्त मात्रा में, उसका जो विचार है उसके अपने विचार हो सकते हैं। और ये गैर काल्पनिक होता है क्योंकि ये कल्पनाएं संभव नहीं है एक लेन देन के माध्यम, यानी कि एक व्यक्ति के पास जो जानकारी होती है वो जानकारी वो किस तरह से दूसरे व्यक्ति को देता है। वो विचार हो सकते हैं, वो कुछ किस संदर्भ में, वो अलग अलग घटनाक्रम के संदर्भ में हो सकता है, किस तरह से उसको वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये लेन देन संबंधी पाठ है। अब हम इसके बाद इसकी विशेषताओं को समझेंगे कि लेन देन संबंधी जो ये पाठ है इसकी क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले मनाने के लिए, यानी कि इसमें किस तरह से जो व्यक्ति है इसके लेन देन संबंधी जो पाठ है इसके माध्यम से वो किस तरह से जो अपने उसके विचार होते हैं, अपनी उसकी जो बात होती है उसको मनाने के लिए वो प्रयास करता है। यानी कि एक हिसाब से वो प्रपोजल होता है, किस तरह से वो जो ये उसका जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट वो उसमें किस तरह से संपूर्ण रूप से तथ्य होते हैं, संपूर्ण रूप से आंकड़े हो सकते हैं, किस तरह से उसका वो जो समायोजन करता है जिससे कि उसका जो प्रपोजल है उसका स्वीकार किया जाए। तो इसमें जो लेन देन संबंधी जो ये पाठ है इसमें मनाने की बात भी हो सकती है। इसकी एक प्रमुख खूबी है किस तरह से अपनी बात को जो एक व्यक्ति है जिसके पास वो गुण होते हैं, वो जानकारी होती है, वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसके विचार होते हैं, उस विचार को वो किस तरह से दूसरे व्यक्ति के सामने वो पेश करता है, प्रस्तुत करता है, वो मनवाने के संदर्भ में हो सकता है। और दूसरा है बहस करने के लिए, किस तरह से जो हेल्दी कॉन्वर्सेशन है और ये इसके माध्यम से होता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से जो लेन देन होता है विचारों का, जानकारी का, तो इसमें एक बहस का स्वरूप भी हो सकता है जिसमें अलग अलग तथ्यों को आधार बना करके किस तरह से वो बहस हो सकती है। और तीसरा है सूचित करना, एक व्यक्ति किस तरह से उस सूचनाओं के संदर्भ में, उस इंफॉर्मेशन के संदर्भ में वो दूसरे व्यक्ति को वो सूचित कर सकता है, वो भी लेन देन संबंधी पाठ के संदर्भ में होता है। किस तरह से एक व्यक्ति के पास जो सूचना होती है वो उस सूचना से दूसरे व्यक्ति को वो सूचित करता है, वो अलग अलग माध्यमों के माध्यम से वो सूचित करता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो ईमेल हो सकती है, वो लिखित पत्र हो सकता है, वो नोटिस हो सकता है। और चौथा है सलाह देना, किस तरह से जो लेन देन संबंधी है जिसमें से कि एक व्यक्ति जिसके पास जानकारी होती है, उसके पास जो विचार हो, उसके साथ जो भी उसके पास होता है विचार स्वरूप में, किसी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में उसका जो एक नज़रिया है वो हो सकता है, वो दूसरे व्यक्ति को जब प्रस्तुत करता है तो एक वो सलाह के रूप में भी हो सकता है, वो किसी संदर्भ में हो सकता है। अगर वो सलाह के रूप में होता है तो वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जब सलाह दी जाती है वो दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार या उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस तरह से दोनों स्वरूप में हो सकता है। तो इस तरह से जो ये लेन देन संबंधी पाठ है इसकी ये विशेषताएं हैं। अब हम इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि लेन देन संबंधी जो पाठ के इस पाठ के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, किस तरह से अलग अलग माध्यमों के माध्यम से लेन देन जो संबंधी जो पाठ है उसको संपन्न किया जाता है, जिसमें से कि मैत्रीपूर्ण और आधिकारिक पत्र, ये मित्र स्वरूप में एक पत्र हो सकता है, एक आधिकारिक पत्र हो सकता है जिसके संदर्भ में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है। और आमंत्रण हो सकता है कि किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण देता है, यानी कि इसमें लेन देन हो रहा है। किस तरह से एक व्यक्ति ने आमंत्रण दिया, दूसरे ने उस आमंत्रण के संदर्भ में किस तरह से उन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसको स्वीकार किया है। और अगला हो सकता है लिखित पत्र, ईमेल और नोटिस भी हो सकता है। किस तरह से लिखित पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से ये जो जानकारी का, जो विचारों का जो आदान प्रदान है ये हो सकता है। और भाषण के माध्यम से भी हो सकता है, किस तरह से भाषण के माध्यम से जो उसकी जो विचार है, जो जिसकी जानकारी होगी उसको वो प्रस्तुत करता है। और साक्षात्कार के माध्यम से हो सकता है। जो ये लेन देन संबंधी जो पाठ होता है, ये पाठ किस तरह से इसमें जानकारियों का लेन देन होता है,
इसका अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इसका अपना अपना फॉर्मेट होता है। और इस पाठ के माध्यम से, इस टेक्स्ट के माध्यम से जानकारियों का आदान प्रदान होता है, वो होता है संप्रेषण के माध्यम से। किस तरह से जो व्यक्ति है अलग अलग माध्यमों के माध्यम से वो संप्रेषित करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह से ये लेन देन संबंधी जो पाठ है इसका अर्थ और विशेषताएं हैं। अब हम इसके बाद रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट के संदर्भ में बात करें कि रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट होता क्या है, जिसको हिंदी में चिंतनशील पाठ कहते हैं। चिंतनशील पाठ यानी कि इसमें स्पष्ट है कि किस तरह से इस टेक्स्ट के संदर्भ में जो किसी व्यक्ति की जो चिंतनशील कौशल है, चिंतनशील कौशल के संदर्भ में भी इसमें प्रतीत हो रहा है, उस शब्द से प्रतीत हो रहा है। ये रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट है, इसमें जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के क्या होते हैं, अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। वो अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर किसी घटनाक्रम, किसी भी, वो कोई विचार हो सकता है, वो कोई घटनाक्रम हो सकता है, वो कोई भी संदर्भ हो सकता है, उसके प्रति वो अपने जो भी अनुभव के आधार पर वो उसका विश्लेषण करता है और उसका जो व्याख्या करता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है, उसका व्यक्तिगत होता है। जो एक व्यक्ति होता है जब वो दृष्टिकोण अपना प्रस्तुत करता है किसी भी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में, वो उसका व्यक्तिगत होता है। वो जो दृष्टिकोण है वो एकदम से विकसित नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से वो बिना जाने बिना समझे उसके प्रति अपना दृष्टिकोण प्रकट किया। इस दृष्टिकोण को प्रकट करने के लिए उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण रूप से उसकी जानकारी रखनी होती है। जो पाठक है वो विभिन्न सोर्स के माध्यम से उस घटनाक्रम की वो पहले जानकारी लेता है, उसके बारे में वो डिटेल में उसके बारे में वो पढ़ता है, तब जा कर के वो अपने निजी दृष्टिकोण बनाता है उसके प्रति, वो अपनी व्याख्या करता है, अपने विचार को प्रस्तुत करता है, वो क्या सोचता है उसके प्रति, तब जाकर के वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। जो चिंतनशील जो लेखन होता है ये वास्तव में एक कला होती है, क्योंकि एकदम से हर कोई व्यक्ति इस तरह से अपने जो विचार है किसी भी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में वो प्रकट नहीं कर सकता है। इसमें एक महारत हासिल होती है, तब जाकर के उस घटनाक्रम के संदर्भ में वो व्यक्ति उसका दृष्टिकोण बना सकता है, अपने वो विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो इस तरह से जब वो उस व्यक्ति को उसमें महारत हासिल हो जाती है, जब वो अलग अलग रिसोर्स के माध्यम से उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में वो जो पढ़ता है, उसके बाद वो उसका एनालिसिस करता है, वो क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है। तो वो उस तरह से वो मूल्यांकन, एनालिसिस और अपना वो दृष्टिकोण है, वो विचार हो, घटनाक्रम हो, किसी संदर्भ में भी हो सकता है। तो इस तरह से चिंतनशील जो पाठ होता है, रिफ्लेक्टिव जो टेक्स्ट होता है, वो वास्तव में एक कला होती है। जो ये चिंतनशील पाठ है, ये पाठ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्वरूप में हो सकता है, और ये व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत अनुभवों पर वो आधार पर होता है कि किस तरह से जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और उसके जो व्यक्तिगत जो भावनाएं होती है उस विचार के संदर्भ में, उस सिद्धांत के संदर्भ में वो उसको वो व्यक्तिगत स्वरूप में पेश करता है। वो तब करता है जब वो उससे संबंधित विस्तारित रूप में वो उसके बारे में वो पढ़ता है, तब जाके वो अपना वो दृष्टिकोण बनाता है। जो वो दृष्टिकोण बनाता है, वो दृष्टिकोण किस तरह से अलग अलग उसके विचारों के माध्यम से वो प्रस्तुत करता है, और वो जो भी वो दृष्टिकोण बनाता है, जो भी वो व्याख्या करता है, वो व्याख्या वर्णन करना हो सकता है, विश्लेषण करना हो सकता है, वो उस विचार के प्रति वो प्रश्न करना भी हो सकता है, और वो जो व्याख्या करना होता है सरल स्वरूप में, और वो व्याख्या जो होती है वो अगर वो कोई भी विचार वो क्रिटिकल संदर्भ में है, अगर वो जटिल संदर्भ में, तो वो उसकी वो अपने शब्दों में वो व्याख्या कर सकता है और उसका मूल्यांकन हो सकता है, और जो व्यक्ति है उसके द्वारा सीखे गए अनुभवों को भविष्य में लागू करना भी शामिल हो सकता है। किस तरह से अलग अलग घटनाक्रम के संदर्भ में किस तरह से उसने अनुभव किया है, उन अनुभवों को भविष्य में कैसे लागू करना है,
वो इस संदर्भ में भी हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत उसकी भावनाएं होती है। तो इस तरह से जो इसमें चिंतनशील का जो विकास है वो चिंतनशील का विकास भी होने लगता है। जो ये चिंतनशील जो पाठ होता है, इस पाठ के माध्यम से किस तरह से जो नए नए जो विचार होते हैं, नए नए विचार भी बनते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उस पर अपना वो दृष्टिकोण बनाता है। इससे नए नए विचार, नए नए सिद्धांत का निर्माण होता है। और जो जो व्यक्ति अपने जो विचार को प्रस्तुत करता है किसी भी विचार के संदर्भ में, किसी भी घटनाक्रम के संदर्भ में, तो इससे किस तरह से इसमें जो व्यक्ति है उसमें वो सामंजस्य का भी ख्याल रखता है, ताकि उसकी कही गई जो बात है किसी भी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में वो समाज में बखेड़ा खड़ा ना करे। इस चीज़ का भी अच्छा खासा इसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि किसी की भावनाएं इसके तहत आहत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो चिंतनशील जो पाठ है ये वास्तव में एक कला है, जिसमें चिंतनशील कौशल का निर्माण होता है। किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर जो चिंतनशील कौशल है उसका निर्माण होने लगता है। वो चिंतनशील के माध्यम से किस तरह से अलग अलग घटना के परिप्रेक्ष्य में वो अपने विचार को प्रस्तुत करता है, जो आलोचनात्मक सोच है उसका विकास होने लगता है, और जो उसकी जो लेखन शैली है वो बेहतर होने लगती है। क्योंकि जब वो अलग अलग सिद्धांतों, अलग अलग विचारों, अलग अलग घटनाक्रम के संदर्भ में वो व्यक्ति अपने विचार को टेक्स्ट स्वरूप में वो पेश करेगा, तो ऐसे में जो उसकी जो लेखन है, लेखन जो शैली है वो बेहतर होती जाती है। तो इस तरह से चिंतनशील जो ये पाठ है इसका एक विस्तार स्वरूप में ये इसका अर्थ है। अब हम इसके बाद चिंतनशील पाठ रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट की विशेषताओं को समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले चिंतन मनन यानी कि किस तरह से जो चिंतनशील जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से जो एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, अपने व्यक्तिगत विचारों को किसी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में वो प्रस्तुत करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो चिंतन मनन की शक्ति वो विकसित होने लगती है, और स्पष्टता और सामंजस्य किसी भी विचार के प्रति किस तरह से जो व्यक्ति के अंदर जो स्पष्टता है वो प्रकट होती है, वो भाषा को लेकर के, उसके विचारों को लेकर के, तो स्पष्टता बेहतर होती चली जाती है। और सामंजस्य किस तरह से उसे किसी भी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में और अपने जो उसके निजी अनुभव है, निजी उसके जो विचार है, उसके बीच जो सामंजस्य है, सामंजस्य का जो स्थापित करने का जो गुण है वो भी विकसित होने लगता है। किस तरह से जो एक जो व्यक्ति है अपने जो उसके निजी अनुभव, निजी विचार है उसको इस तरह से पेश करता है ताकि समाज में उन विचारों के संदर्भ में वो बखेड़ा खड़ा ना हो, ताकि किसी की भी उससे भावनाएं आहत ना हो। तो इस तरह से अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है ताकि सामंजस्य भी स्थापित किया जा सके। तीसरा है चिंतनशील कौशल का निर्माण। किस तरह से एक व्यक्ति के अंदर जब वो चिंतनशील पाठ के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है किसी भी घटनाक्रम के संदर्भ में, तो इससे चिंतनशील कौशल का निर्माण होने लगता है। किस तरह से जो एक व्यक्ति है उसकी जो समीक्षा करता है, उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस करता है, तो इन सब से उसके अंदर जो चिंतनशील जो कौशल है उसका निर्माण होने लगता है, उसका विकास और बेहतर तरीके से होने लगता है। चौथा है आलोचनात्मक सोच का विकास। किस तरह से एक व्यक्ति किसी विचार के संदर्भ में वो उन स्वरूप को समझता है, दोनों एस्पेक्ट्स को वो समझता है, उसके बाद वो इसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है, क्या इसके सकारात्मक पक्ष है, क्या इसके नकारात्मक पक्ष है। इन दोनों स्वरूप को जानने के बाद वो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो आलोचनात्मक जो सोच है उसका विकास होने लगता है। और ये बौद्धिक विकास के लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। इससे बौद्धिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि जो क्रिटिकल एनालिसिस है, ये क्रिटिकल एनालिसिस बिना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को समझे बिना ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता है। तो इसीलिए व्यक्ति के अंदर जो आलोचनात्मक जो सोच है उसका विकास होने लगता है इस पाठ के अंतर्गत। पांचवा है बेहतर लेखन कौशल। जब एक व्यक्ति
किसी विचार सिद्धांत के संदर्भ में वो अपने विचार, अपने अनुभव और उसके प्रति वो क्रिटिकल एनालिसिस जब वो पेश करता है टेक्स्ट के संदर्भ में, तो इससे व्यक्ति के अंदर जो लेखन कौशल है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होने लगता है। तो इस तरह से ये जो चिंतनशील पाठ है, चिंतनशील पाठ की ये विशेषताएं हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत किस तरह से जो ये ट्रांजेक्शन टेक्स्ट होता है और रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट होता है, इसको हमने विस्तार स्वरूप में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।